हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट है उन 6 पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहना चाहता है। लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि ये जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, नीचे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको फर्स्ट प्रॉब्लम या फिर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट या फिर प्रॉब्लम से हम लोग को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, मतलब कि क्रिएट करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में भी किया था, वो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। ये आपका क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। तो हम लोग को करना क्या है, ये जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई है, इस प्रॉब्लम से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद हम लोग को इसका जो हम लोग क्रिएट करके लेके आएंगे उसका सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है इसको समझना जरूरी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिससे ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब होता है कि LHS RHS के इक्वल जब हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है जब ये इक्वल हो जाता है LHS और RHS के, तो उस समय हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। इसको भी हम लोग लास्ट में करके देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो सही निकला है कि गलत, जो हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है इसको हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये जो डिफरेंस है इसका मीनिंग होता है अंतर, मतलब कि दो संख्याएं जो है, दो नंबर जो है उसका जो अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है वो 26 दिया गया है, ठीक है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हम लोग को करना क्या है, उन दोनों की दोनों संख्या को फाइंड आउट करके निकलाना है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें निकालना है संख्याओं का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, उन संख्याओं को मानना होगा। हो सकता है कि एक संख्या बड़ी हो, एक संख्या छोटी हो, तो उसे हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे let the larger number be x। हमने बड़ी संख्या को x मान लिया, मतलब कि यहां पर दो संख्या हम लोग को देखने के लिए मिल रही है, एक वन नंबर एक अदर नंबर। तो हमने क्या किया, एक संख्या को बड़ी मान लिया और एक संख्या को छोटी, जैसे कि let the larger number be x वेरिएबल हमने मान लिया, और and the स्मॉलर नंबर by, और छोटी संख्या का हमने y वेरिएबल मान लिया है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी सिचुएशन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दो सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हम लोग को फॉर्म क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, दो सिचुएशन को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दो सिचुएशन होंगे तभी तो हमारा दो इक्वेशन बनेगा। दो सिचुएशन होगा तभी हम लोग का दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमें देखने के लिए मिल पाएगा पेयर में।
ठीक है, तो वही चीज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग सिचुएशन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पहले सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सिचुएशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या जो हमने बड़ी संख्या मानी है वो क्या है, x। x यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, डिफरेंस। डिफरेंस को अगर हम लोग मैथ की भाषा में बोलते हैं तो वो हम साइन के हिसाब से अगर बोले तो इसका माइनस साइन होता है। डिफरेंस का अगर साइन हम लोग बोले तो एक प्रकार से आप ऐसा समझो कि जब भी डिफरेंस वर्ड आएगा इस तरीके का क्वेश्चन बनाते समय तो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो x माइनस वाई करेंगे, मतलब कि दो संख्याओं का जो अंतर है, बड़ी संख्या जो छोटी संख्या का, दोनों का अंतर है, बड़ी और छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। बड़ी संख्या को हमने क्या माना, x, छोटी संख्या को क्या माना, y। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर मतलब कि डिफरेंस जो है वो क्या है, 26 है। तो ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। यहां से हमने पहला इक्वेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग अपने दूसरे वाले सिचुएशन को देखते हैं जिसके आधार पर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को तैयार करेंगे। तो लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। मतलब ये है कि जो आपका बड़ी संख्या है, लार्जर नंबर जो है वो छोटी संख्या के 3 गुना है। तो समझना चाहिए हम लोग को, मतलब कि आपका जो x है, x जो है वो छोटी संख्या के 3 गुना है। मतलब कि 3y करेंगे तब आपका x बनेगा। इसको एक और बार हम लोग समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या जो है मतलब कि बड़ी संख्या, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x जो है वो छोटी संख्या के 3 गुना है। मतलब कि छोटी संख्या का अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तब वो x के इक्वल होगा। मतलब ये है कि 3y जो है मतलब कि 3 गुना y, 3 गुनी जो छोटी संख्या है वो x के इक्वल है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने दोनों के दोनों इक्वेशन को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका x का वैल्यू निकला है इसको हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब कि ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन जो निकला है x का वैल्यू, इसको हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ये जो अब हमारा x का वैल्यू निकला है 3y, अभी जो हमने निकाला है इसको हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 26। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है, 3y, क्योंकि x जो है यहाँ पर वेरिएबल ये 3y के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर 3y लिखेंगे। बस हम लोग x की जगह में, यहाँ पर x जो है उसकी जगह में 3y लिखेंगे, माइनस y इक्वल टू में 26। अब 3y में से अगर y जाएगा, मतलब कि अगर 3 में से 1 जाता है तो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा इक्वल टू में 26। y का वैल्यू क्या निकलेगा, 26, और ये आपका यहाँ पर क्या है, इंटू में 2y, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से ये 26 जो है कितने बार में कटेगा, 13 बार में। तो y का वैल्यू निकलेगा 13। y का वैल्यू हमारा 13 निकल के आ गया। अब ये जो हमारा y का वैल्यू निकला है इससे हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग इस वाले y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना पुट करके हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर लिया है, अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। जो आपका दूसरा इक्वेशन है ये जो हमने क्रिएट किया था उसमें हम लोग पुट करेंगे वी गेट, तो x इक्वल टू में 3y, y का वैल्यू 13 निकला है तो x इक्वल टू में 3 इंटू में 13, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 39। x का वैल्यू 39 निकल के आ जाएगा।
अब हमने x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, मतलब कि हमने सॉल्यूशन को निकाल लिया है, मतलब कि हमने सॉल्यूशन को निकाल लिया। x का वैल्यू हमने क्या निकाला 39 और y का वैल्यू हमने क्या निकाला 13। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको भी तो हम लोग थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं। तो आपका जो पहला इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू में 26, तो x का वैल्यू 39 माइनस y का वैल्यू 13 इक्वल टू में 26। हम लोग को ये देखना है कि जो आपका पहला इक्वेशन हमने क्रिएट किया है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 26 है तो ये 26 आ रहा है। तो अगर 39 में से 13 जाता है तो आपका कितना होता है 26 ही होता है। 26 इक्वल टू में 26 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग को LHS RHS के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया है। दूसरे वाले इक्वेशन को भी देखते हैं हम लोग, x इक्वल टू में 3y, ये आपका पहला इक्वेशन था और ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो x का वैल्यू कितना है 39 और 3 इंटू में y का वैल्यू 13, तो 39 इक्वल टू में 39। तो यहाँ पर हमें LHS RHS के इक्वल देखने के लिए मिल गया। तो ये सॉल्यूशन जो हमने निकाला है ये बिल्कुल ही सही बना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को, जो लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को एक प्रॉब्लम ही दिया गया है। इस प्रॉब्लम से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है और क्रिएट करके इसके सॉल्यूशन को, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करके दिखलाना है। तो हम लोग वही चीज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये होता है कि जब दो एंगलों का जो योग है, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और एक और एंगल आपका होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग को उसको कहते हैं जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका संपूरक कोण और एक होता है आपका पूरक कोण। संपूरक कोण हम लोग किसे कहेंगे, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कि दो कोनों का योग कितना है 180 डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो जो आपकी बड़ा एंगल है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब कि जो आपकी बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। जो आपका बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग को दोनों के दोनों एंगल का फाइंड आउट करके दिखलाना है कि दोनों एंगलों का मान क्या है, उसको हम लोग को निकाल के दिखलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को निकालना है, क्योंकि दोनों एंगल को हम लोग को निकालना है, बड़े वाले एंगल को निकालना है, छोटे वाले एंगल को निकालना है, तो उसको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल BX and the smaller एंगल BY। जो आपका बड़ा एंगल है, बड़ा कोण है, उसको हमने x वेरिएबल मान लिया, और जो आपका छोटा कोण है, स्मॉलर एंगल है, उसको हम लोगों ने y वेरिएबल मान लिया। तो आपका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो क्या होता है, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री का हो जाता है।
तो यही आपका पहला इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सिचुएशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल्स देखने के लिए मिल रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल से हम लोग का पहला इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है तो दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका पहला सिचुएशन से हमने पहला इक्वेशन क्रिएट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाली सिचुएशन को देखेंगे और उससे दूसरे वाले इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक्सीड मतलब अधिक या फिर ज्यादा। जो आपका बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमने किसको माना है, x को। छोटा कोण हमने किसको माना है, y को। बड़ा कोण x को माना, छोटा कोण y को। लिखा हुआ है कि जो आपका बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब कि जो आपका x है वो 18 डिग्री अधिक है y से। x y से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर हम लोग को इक्वेशन बनाना है, इक्वल करना है, तो इसको भी हमें 18 प्लस करना पड़ेगा। 18 प्लस करेंगे तभी तो हमारा इक्वेशन इक्वल होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ ही रहने देंगे, y जो है यहाँ पर प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू में 18। इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू तो वैसे भी हम लोग को निकालना ही होता है, क्योंकि अभी हम लोग को सॉल्यूशन भी तो निकालना है। सॉल्यूशन भी तो अभी हम लोग निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसमें भी तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना ही होगा। तो इस वाले स्टेप को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इस वाले स्टेप को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यही वाला आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपका पहला इक्वेशन है यहां पर लोग वी गेट भी लिख देंगे। जो आपका पहला इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू में 180। x का वैल्यू अभी हमने जो निकाला है, इसको आगे वाले स्टेप को हमने नहीं किया। ये जो x का वैल्यू हमारा निकल के आया है इसको ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू में y प्लस में 18। तो y प्लस में 18 यहाँ पर लिखेंगे, y प्लस में 18 प्लस y तो यहाँ ही रहेगा जो यहाँ पर y था, इक्वल टू में 180। यहाँ पर बस हमने x का वैल्यू को लिखा है। जो आपका x का वैल्यू यहाँ पर है y प्लस 18, उसको बस यहाँ पर लिखा गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, y और y यहाँ पर हम लोग को दो देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, y प्लस वाई कितना होगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। तो 18 यहाँ ही रहने देते हैं प्लस 2y इक्वल टू में 180। ये जो आपका 18 है इसको इस साइड भेज देंगे, 2y यहाँ ही रहने देते हैं और 180 माइनस 18। मतलब कि 180 में से अगर 18 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था इसीलिए हमने इसको इस साइड भेजा और माइनस किया। तो माइनस अगर हम लोग करेंगे 180 में से 18 को तो कितना होगा 2, और ये आपका 17 में से 1 गया तो 7, तो आपका 6 हो जाएगा। 17 में से 1 गया तो 16 होता है ना आपका, तो 162 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू में 162, y इक्वल टू में 162 बटे में 2। ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका 2y है ये आपका इंटू में था तो इस साइड डिवाइड में किया गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से 162 को काटेंगे। तो 2 8 16, 2 एकम 2, 81 आएगा। तो y का वैल्यू कितना निकला, 81। y का वैल्यू हमारा 81 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस y के वैल्यू से x की वैल्यू को निकालेंगे। ये जो आपका y का वैल्यू है इससे हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? सेकेंड। फर्स्ट वाले इक्वेशन का हमने यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर नाउ के बाद ये जो आपका पुटिंग है यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इतना हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू में y प्लस में 18, ये दिया गया है। y का वैल्यू 81, तो x इक्वल टू में 81 माइनस प्लस 18, x का वैल्यू 81 प्लस 18 हो जाएगा, तो 81 और ये 18, तो इन दोनों को हम लोग को प्लस करना होगा, तो 9 और ये आपका 9। 81 को 18 प्लस करेंगे, 81 और 18 तो आपका 99 आएगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 99। तो x का वैल्यू हमारा 99 निकलेगा और y का वैल्यू 81। चेक करके देखते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन निकला है ये सही निकला है कि गलत निकला है, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्योंकि हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 180 और x इक्वल टू में y प्लस में 18। तो x का वैल्यू अभी हमने निकाला 99 और y का वैल्यू 81 इक्वल टू में 180। तो 99 को अगर हम लोग 81 से प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 9 और 1 कितना होता है 0, 1, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19 होगा। लेकिन हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 और 1 18, ठीक है, 180 हो जाएगा। 180 इक्वल टू में 180, तो ये आपका LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। ये हमने पहला वाला इक्वेशन को देख लिया सेटिस्फाई करके, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन को भी हम लोग देखते हैं। तो x का वैल्यू 99 इक्वल टू में y का वैल्यू 81, 81 प्लस में 18, 81 और 18 को हमने जब प्लस किया था कि कितना आया था, 99 ही आया था। तो 99 इक्वल टू में 99 आया, मतलब LHS यहाँ पर RHS के इक्वल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या लिखना है, हैंस द लार्जर नंबर, आपका लार्जर नंबर कितना निकला 99 और जो आपका स्मॉलर नंबर है वो 81, इतना आपको लिखना होगा। बस यहाँ तक ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखेंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को, जो लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये भी हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है। इस प्रॉब्लम से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है और क्रिएट करके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो हम लोग वही चीज करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मतलब कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्या करता है 7 बैट और 6 बॉल को 3800 रुपया में खरीदता है और वो क्या करती है सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, मतलब कि वो 3 बैट और 5 बॉल को 1750 रुपया में खरीदती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब कि हम लोग को क्या निकालना है, एक बैट और एक बॉल की कीमत को। तो जो हमें निकालना है उसको ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसे ही हम लोग निकालना है ना हम लोग को, तो उसे ही हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट
एक बैट की कीमत को हम लोग x रुपीज़ मान रहे हैं। एक बैट की कीमत को हम लोग x रुपीज़ मानेंगे और एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, उसको हम लोग y रुपीज़ मानेंगे। एक बैट की कीमत को हम लोग x रुपीज़ मानेंगे और एक बॉल की कीमत को हम लोग y रुपीज़ मान लेंगे। तो अब हम लोग सिचुएशन को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 बैट और 6 बॉल को वो जो क्रिकेट टीम की कोच है वो कितने रुपए में खरीदती है? 3,800 रुपये में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर हम लोग पहले सिचुएशन को देखें तो लिखा हुआ है 7 बैट और 6 बॉल। तो एक बैट की कीमत को हमने कितना माना है? x रुपीज़। तो 7x हो जाएगा। 7 बैट की कीमत 7x प्लस एक बॉल की कीमत को हमने क्या माना है? y रुपीज़। तो 6 बॉल की कीमत 6y इक्वल टू में दोनों का जो कॉस्ट पड़ा है खरीदने में वो 3,800 रुपये का पड़ा है। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3,800। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग दूसरे वाले सिचुएशन को देखते हैं। उसके बाद वो क्या करती है? 3 बैट और 5 बॉल को 1,750 रुपये में खरीदती है। तो 3 बैट मतलब कि एक बैट की कीमत को हमने x रुपीज़ माना है, तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 इंटू में x 3x प्लस 5 बॉल्स मतलब 5y इक्वल टू में 1,750। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। 5 बॉल्स मतलब कि एक बॉल की कीमत को हमने क्या माना है? y। तो 5 बॉल्स का कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। तो 5y इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना है इससे हम लोग सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया था x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पर। तो x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि x और y ही हो, कुछ भी हो सकता है। a b c d कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पर x और y है इसीलिए यहाँ पर x और y कहा जा रहा है निकालने के लिए सॉल्यूशन। तो हम लोग वही चीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसके एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन को सबसे पहले लेते हैं। तो लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800। फिर हम लोग क्या करेंगे? x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 7x इक्वल टू में 3800 माइनस यहाँ पर आपका जो 6y है वो प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा 6y माइनस का 6y। फिर हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे, x वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 3,800 माइनस 6y अपॉन में ये जो 7 है वो इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा इस साइड आके। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। तो हमने पहले वाले इक्वेशन से तीसरे वाले इक्वेशन को मतलब कि x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये जो हमारा x का वैल्यू निकला है इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन में जो है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750, इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे जो आपका क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू में 1750। मतलब कि x की जगह में ये जो आपको नंबर देखने के लिए मिल रहा है, x का जो वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है उसको बस लिख दिया गया है
और कुछ भी नहीं किया गया। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको अंदर अंदर इंटू करते जाएंगे। तो अगर हम लोग 3 को 3008 से इंटू करें, 3800 से अगर हम लोग 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 0 0 8 3 24 4 2 3 3 का 9 11 11400 11400 माइनस 6 18 18y अपन में 7 प्लस 5y। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 को इससे इंटू किया गया और उसके बाद इसी 3 को हमने 6y से इंटू किया है, बस यही चीज़ किया है और कुछ भी नहीं। इक्वल टू में 1750। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे। तो अपन में हम लोग क्या करेंगे, 7 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 7 होता है। 7 को 7 से अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, 1 होगा। और उस 1 को अगर हम लोग ऊपर वाले से इंटू करें, जो आपका ऊपर वाला टर्म दिया गया है उसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो 11400 11400 माइनस 18y। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग 1 को 7 से डिवाइड करें, 1 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 ही आएगा। और 7 को फिर हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो 35 आएगा। तो प्लस 35y इक्वल टू में जो है उसको वहाँ ही हम लोग रहने देंगे, इक्वल टू में 1750। फिर उसके बाद 11400 माइनस 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17y। साइन किसका होगा, प्लस का होगा, अपन में 7 इक्वल टू में 17500। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा, 11400 प्लस 17y इक्वल टू में 1750 को हम लोग 7 से इंटू करेंगे। तो 0 7 5 35 5 3 7 7 49 49 और 3 52 2 5 7 एकम 7 7 5 12। ये कितना हो जाएगा, 12 2 50 12250 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11400 है इसको इस साइड भेजेंगे, मतलब कि हम लोग 12250 से 11400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसको हम लोग यहाँ ही कर लेते हैं। तो 12250 जो है उससे हम लोग 11400 को माइनस करेंगे। 0 5 8 850, ये आपका 850 निकल के आ जाएगा। तो ये अगर इस साइड जाएगा तो 850 हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 17y इक्वल टू में 850। और फिर उसके लिए जो 17 है इस साइड चले जाएगा डिवाइड में, ये आपका 17। फिर अगर हम लोग 17 को 850 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7 5 85 होता है, 17 5 85 नहीं होता, 17 5 85। तो आपका हो जाएगा 85 5 बार में और 0, मतलब कि जो आपका y का वैल्यू है वो कितना निकलेगा, 50। y हमने किसको माना है, एक बॉल को, मतलब कि एक बॉल का जो हमें कीमत देखने के लिए मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50 रुपये। 50 रुपये का एक बॉल है। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने y का वैल्यू निकाला है इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि एक बैट की कीमत को निकालेंगे। तो इसको अब रफ किया जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो y का वैल्यू हमारा 50 निकल गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, y का वैल्यू 50 है। अभी हम लोग चेक करके जब देखेंगे तो उस समय ये y का वैल्यू हमारा काम आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का y का वैल्यू है, इसी y के वैल्यू को भी हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर थर्ड में, थर्ड, वी गेट, तो हम लोग पुट करेंगे अपने थर्ड वाले इक्वेशन में। तो x इक्वल टू में 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू में 3800 माइनस 6 इंटू में y का वैल्यू 50 अपॉन में 7, अपॉन में कितना 7, तो x का वैल्यू कितना होगा 3800 माइनस 5 6 30, 300 अपॉन में 7, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 3500 अपॉन में 7, तो x का वैल्यू 7 5 35, 500। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक बैट की कीमत कितनी है, एक बैट की कीमत कितनी है 500 रुपये और एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपये। इसको हम लोग चाहे तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। वैसे तो सही है ही, तो अगर हम लोग करें, यहाँ पर वेरिफिकेशन लिखते हैं, वेरिफिकेशन, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800, 7 इंटू में x का वैल्यू 500 प्लस 6 इंटू में y का वैल्यू 50 इक्वल टू में हमारा कितना आना चाहिए 3800। तो ये 7 5 35, 3500 प्लस 6 5 30, 300, 3800, तो ये हमारा 3800 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर बना है। दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर चेक करके देखते हैं, जो है आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू में 1750। 3 इंटू में x का वैल्यू 500 प्लस 5y का वैल्यू, y का वैल्यू 50 जो अभी हमने निकाला था, ये आपका 50 निकला, इंटू 50 इक्वल टू में 1750। तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 1500 प्लस 5 5 25, 250 इक्वल टू में 1750। ये कितना हो जाएगा 1750 इक्वल टू में 1750। तो यहाँ पर भी हमें LHS RHS के इक्वल देखने के लिए मिल गया, मतलब कि हमारा दोनों का दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ही सही निकला है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं hence the cost of one बैट, एक बैट की कीमत को हमने निकाला तो कितना आया 500 रुपये, 500 रुपये का आपका एक बैट का कीमत है, और एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू में ₹50, और एक बॉल की कीमत कितना है 50 रुपये, मतलब कि 50 रुपये का एक बॉल और 500 रुपये का एक बैट है। तो इसी के साथ साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है वो भी फिनिश हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को देखेंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को। इस वाले पार्ट के क्वेश्चन में भी हम लोग को यही प्रॉब्लम दिया गया है। इस प्रॉब्लम से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रिएट करना है और क्रिएट करके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं।
तो लिखा हुआ है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो एक टैक्सी है वो एक नगर में दो तरीके से चार्ज करता है। एक होता है उसका फिक्स चार्ज और एक होता है उसका चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि एक सिटी में जो आपका एक टैक्सी है वो क्या करता है, दो तरीके से चार्ज करता है। एक तो उसका फिक्स चार्ज है और एक उसका चार्ज फॉर द डिस्टेंस है, मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से वो चार्ज पेड करता है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो आपका फिक्स चार्ज है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि एक नियत भाड़ा, मतलब कि एक फिक्स चार्ज लगेगा, जो चार्ज है वो बिल्कुल ही फिक्स होगा, मतलब एक नियत भाड़ा जिसे हम लोग कहते हैं। और चार्ज फॉर द डिस्टेंस का अर्थ यहाँ पर ये है कि उसके अलावा जितना डिस्टेंस कोई कवर करेगा तो उस हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा उस टैक्सी को। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब कि 10 किलोमीटर के लिए अगर हम लोग चार्ज देखें, वो जो टैक्सी वाला है वो कैसा लेता है, कितना लेता है, 105 रुपए। मतलब कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि उसके अलावा। तो 10 किलोमीटर के लिए वो जो टैक्सी वाला है वो 105 रुपए लेता है। फिक्स चार्ज तो वो लेता ही है, उसके साथ साथ वो 105 रुपया और लेता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब कि 15 किलोमीटर के लिए वो जो टैक्सी वाला है वो कितना चार्ज लेता है, 155 रुपए लेता है। फिक्स चार्ज लेगा, उसके अलावा वो अतिरिक्त भाड़ा जो है उसका 155 रुपए लेता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, हम लोग को क्या करना है, फिक्स चार्ज निकालना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर। उसके अलावा हम लोग को हर किलोमीटर का चार्ज निकालना है, मतलब कि प्रति किलोमीटर का हम लोग को भाड़ा निकालना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति है वो अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है उस टैक्सी में, तो कितना रुपया पे करेगा उस टैक्सी वाले को, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चीज निकालना है। एक तो हम लोग को निकालना है फिक्स चार्ज, एक हम लोग को निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, और एक हम लोग को निकालना है 25 किलोमीटर के लिए कोई व्यक्ति कितने रुपए पे करेगा ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग फाइन करेंगे 25 किलोमीटर के लिए भी। तो तीन चीज हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू में x रुपीज में मान सकते हैं, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू में y रुपीज। तो फिक्स चार्ज को तो हमने x माना और हम लोग को पता नहीं है कि जो आपका फिक्स चार्ज है वो कितना है, इसीलिए हमने यहाँ पर x माना है। ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग सिचुएशन को देखें तो जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। मतलब कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, उसके अलावा 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो 105 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले इक्वेशन
को निकाल रहे हैं तो लिखते हैं सबसे पहले सिचुएशन नंबर फर्स्ट। सिचुएशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे जिससे हम लोग पहले वाले इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज जो है वो तो रहेगा ही, फिक्स चार्ज तो बिल्कुल रहेगा, और प्लस 10 किलोमीटर उसके अलावा, तो 10y हो जाएगा इक्वल टू में कितने रुपए लगा, 105 रुपए। तो ये आपका पहला इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। फिक्स चार्ज लगेगा और उसके अलावा वो 10 किलोमीटर और चलता है, 10 किलोमीटर उसका जो टैक्सी है वो और चलता है, उस हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन बनाया गया है। ये आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट से हमने पहला इक्वेशन बनाया। अब हम लोग सिचुएशन नंबर सेकेंड को देखते हैं, जो लिखा हुआ है द चार्ज पेड इज ₹105 था एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज जो है वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए मतलब 1 किलोमीटर, मतलब कि एंड द चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए चार्ज है वो y है, तो 15 किलोमीटर के कितना हो जाएगा, 15y नहीं हो जाएगा, 15y, 15 इंटू में y, 15y हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो x प्लस में 15y इक्वल टू में कितने रुपए लगा चार्ज, 155, 155 रुपए। ये आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। तो हमने यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकालेंगे, मतलब कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग 25 किलोमीटर को भी फाइंड करेंगे कि एक व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे, क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन को। तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन को लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू में 105, x प्लस 10y इक्वल टू में 105। यहाँ से हम लोग x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो x यहाँ ही रहने देते हैं, 105 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो 10y, तो x का वैल्यू हमने ये जो निकाला है, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम लोग x की वैल्यू को क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो यहां पर हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू में 155। तो यहाँ पर x की जगह में हम लोग 105 माइनस 10y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने x का वैल्यू ही निकाला है, तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू में 155। बस x की जगह में यहाँ पर x का वैल्यू को लिखा गया है, जो यहाँ पर हमने निकाला था, इतना ही किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं और 105 को उस साइड भेज सकते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। तो 15 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5, तो 105 को उस साइड भेज देते हैं, और इसको ये हो जाएगा आपका 5y। यहाँ पर साइन बड़ा किसका है, 15 का है, इसीलिए प्लस का साइन रहेगा, लेकिन करना क्या है, माइनस करना है, साइन किसका रखना है, प्लस का, इक्वल टू में 155 माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था 105 में, तो ये हो जाएगा 105 माइनस में, इस साइड आके माइनस, तो 5y इक्वल टू में 155 में से अगर 105 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0, और ये 5, 50, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 50 अपन में 5, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 10। मतलब क्या है इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि वो जो टैक्सी वाला है वो चार्ज पर किलोमीटर कितना चार्ज करेगा, मतलब कि वो हर किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लेगा, वो 10 रुपया लेगा पर किलोमीटर के लिए चार्ज। तो ये था आपका y का वैल्यू। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं कि उसका फिक्स चार्ज क्या है, जो हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने फिक्स चार्ज को माना है, ठीक है। तो ये जो है आपका y का वैल्यू निकल गया, मतलब कि चार्ज पर किलोमीटर,
प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो निकल चुका है। अब हम लोग नियत भाड़े को निकालेंगे, मतलब कि फिक्स चार्ज को निकालेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे और नियत भाड़े को निकालेंगे। तो हमारा चार्ज पर किलोमीटर निकल चुका है 10 रुपया हमारा चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका चार्ज पर किलोमीटर है, मतलब कि y का वैल्यू जो हमारा 10 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू में 105 माइनस 10y, तो x का वैल्यू निकालना है 105 माइनस 10 इंटू में y का वैल्यू अभी हमने निकाला 10, तो x का वैल्यू 105, ये आपका कितना हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 5 रुपया। मतलब क्या है, इसका फिक्स चार्ज 5 रुपये है, 5 रुपये आपका फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये है। तो यहाँ से हमने फिक्स चार्ज निकाल लिया और चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि उस एक व्यक्ति को फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब कि 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए देना पड़ेगा, उसका भाड़ा कितना होगा। अब हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए अगर हम लोग देखें तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा, प्लस 25 किलोमीटर जो है वो एक अतिरिक्त यहाँ पर हमें किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 25y। तो x हमारा अभी हमने निकाला 5 प्लस 25 इंटू में y का वैल्यू भी अभी हमने निकाला 10, तो 5 प्लस 250, तो 255 रुपये। मतलब कि उस एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं 255 रुपये। इतना हम लोग को करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को, जो लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम 9 upon में 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, if it become 5 upon में 6, find the fraction। तो ये हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है ये। इसका भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्रिएट करना है और इसके सॉल्यूशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करके दिखलाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अब फ्रैक्शन बिकम 9 upon में 11। एक फ्रैक्शन है, पहले हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन किस तरीके का होता है, जो आपका भिन्न होता है वो किस तरीके का होता है। अंश बटे में हर, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है ना आपका फ्रैक्शन, तो वही से लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन बिकम 9 upon में 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब कि एक फ्रैक्शन है वो 9 upon में 11 है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है वो 9 upon में 11 हो जाएगा if अगर दो को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। मतलब क्या है इसको हम लोग करके ही अगर देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं। if 3 is added to both the numerator and the denominator, अगर हम लोग 3 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके का हो जाएगा 5/6 में। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम लोग फ्रैक्शन को निकाल पाएंगे। तो हम लोग वही चीज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे जो हमें निकालना है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे
लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू में x, न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू में y। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया है। उसके बाद सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा होगा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा अगर हम लोग 2 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। मतलब क्या है सिचुएशन पहला, तो पहला सिचुएशन में ये लिखा गया है कि हम लोग 2 को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, x अपन में y का होगा, तो x अपन में y होगा, तो इतना हम लोग को पता है। तो x अपन में y, तो ये कितना हो जाएगा 9/11। तो लिखा हुआ ये है कि अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, मतलब कि वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा अगर हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दे। न्यूमरेटर में मतलब कि x में अगर हम लोग 2 को ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 को ऐड कर दे तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये था आपका पहला सिचुएशन। अब इसको हम लोग बस सॉल्व करेंगे और यहाँ से अपना एक इक्वेशन को तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 2 को हम लोग इंटू करेंगे 11, तो 11x + 22, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11x + 22, यहाँ से इस तरीके से किया है, इक्वल टू में 9y हो जाएगा। 9y मतलब क्या है इसका, 9y + में 2, तो 9 को y से करेंगे और 9 को 2 से भी, तो 9y + में 18 कितना हो जाएगा, 18 नहीं होगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, और 18 9 दूनी 18 होता है, तो 9y + में 18। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि 11x यहाँ ही रहने देते हैं और ये जो आपका 9y है इसको इस साइड लेके आ जाते हैं और ये जो आपका 22 है उसको उस साइड भेज देते हैं। तो माइनस का 9y इक्वल टू में 18 माइनस का 22, प्लस में है इसीलिए उस साइड जाके माइनस में हो गया। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू में 22 में से अगर 18 गया तो कितना होता है 4, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 4। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। तो हमने पहले इक्वेशन को तो क्रिएट कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। जो आपका दूसरा सिचुएशन है वो लिखा हुआ है इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6। अगर हम लोग 3 को, जैसे हम लोगों ने 2 को ऐड किया यहाँ पर, और इसी तरीके से अगर हम लोग 3 को ऐड करें x + 3 y + 3 करेंगे तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो हम लोग सिचुएशन नंबर 2 को देख रहे हैं। सिचुएशन नंबर 2, तो जैसा कि वहां पर लिखा गया है कि अगर हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर मतलब कि x में अगर हम लोग क्या करें 3 को ऐड करें और y में भी हम लोग क्या करें 3 को ऐड करें, तो हम लोग का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 5/6। ये आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा। बना नहीं है अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस में 6 × 18 इक्वल टू में 5y प्लस में 5 × 15, इतना हो जाएगा। उसके बाद 6x यहाँ ही रहने देंगे, 6x, और जो 5y है इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 5y, ये आपका 15 माइनस का 18, क्योंकि ये प्लस में था इस साइड तो इसको हम लोग इस साइड लेके आ गए, तो यह हो जाएगा आपका 15 माइनस 18। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, तो 15 में से अगर 18 गया तो कितना होता है 3, लेकिन साइन जो था वो 18 का बड़ा था तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 18 था वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा
इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम लोग फ्रैक्शन बता पाएंगे कि फ्रैक्शन है क्या। x और y का वैल्यू से ही तो हम लोग फ्रैक्शन बता पाएंगे। तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल टू में माइनस का 4 और 6x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम लोग इसको मान लेंगे, लेट करेंगे कि आपका पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इतना करना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे। पहले इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, मतलब कि 11x माइनस 9y इक्वल टू में माइनस का 4। x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें निकालना है। तो 11x यहाँ ही रहने देते हैं, माइनस का 4, और ये जो आपका माइनस का 9y है उसको उस साइड भेजते हैं, तो प्लस का 9y। तो x इक्वल टू में माइनस का 4 प्लस 9y, और ये जो 11 है ये यहाँ पर इनटू में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो वहां से हमारा किस चीज का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो जो आपका सेकेंड इक्वेशन है वो लिखा हुआ है 6x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3। x का वैल्यू हम लोग को माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11 पुट करना है। तो 6 और ये आपका है माइनस 4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको 4 से इंटू करेंगे। तो 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस 9 छिक 54 y अपन में 11 माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 3 अपन में कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जोड़ करना है हम लोग को। तो ये हो जाएगा 11, और 11 से अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अगर ऊपर से इंटू करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो आपका 24 माइनस का 24 प्लस 54y और माइनस का 11 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें, 1 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 11, और 11 को अगर हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 55 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 55y इक्वल टू में माइनस का 3। इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका माइनस का 24, और यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, 54 में से 55 को माइनस करना है, मतलब कि 55 में से अगर हम लोग 54 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, मतलब कि बस एक होगा, एक y, तो माइनस का y। साइन किसका बड़ा है, 55 का है, इसीलिए साइन इसका बड़ा है, 55 का बड़ा है ना, माइनस है, इसीलिए माइनस y लिखा गया। अपॉन में 11 इक्वल टू में माइनस का 3, कुछ नहीं नीचे तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस y इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 को 11 से इंटू करना है, तो माइनस का 33। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस का 24 है उसको उस साइड भेज देंगे। तो ये आपका माइनस y इक्वल टू में माइनस का 33, और इस साइड ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 24, तो माइनस का y, और ये कितना हो जाएगा 33 24। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस, माइनस और प्लस जो साइन होता है वो आपका माइनस होता है, माइनस प्लस साइन क्या होता है आपका माइनस होता है। तो अगर माइनस साइन होता है, अगर माइनस साइन होता है तो हम लोग माइनस ही करेंगे। तो 33 में से अगर 24 को अगर हम लोग माइनस करें तो कितना होगा,
13 में से 4 गया तो कितना होता है? 13 में से अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो आपका 9 होता है, तो 9 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि साइन यहाँ पर 33 का बना है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 9। तो y का वैल्यू निकल जाएगा 9। तो हमारा y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू से x के वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, x के वैल्यू को अब हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो x के वैल्यू को अब हम लोग निकालेंगे, मतलब कि y का वैल्यू का अर्थ यहाँ पर क्या है? y का वैल्यू मतलब कि डिनोमिनेटर का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम लोग न्यूमरेटर का वैल्यू निकालेंगे, तभी हमारा फ्रैक्शन बन पाएगा। तो हम लोग वही चीज़ करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करना है हम लोग को पुट? थर्ड इक्वेशन में, थर्ड वी गेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू में -4 + 9y अपॉन में 11। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल टू में -4 + 9 इंटू में y का वैल्यू 9 अपॉन में 11। तो x का वैल्यू -4 + 9 81 अपॉन में 11, ये कितना हो जाएगा? 81 में से 4 गया तो कितना होता है? 81 में से अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो ये 77 होगा। साइन किसका होगा? 81 का। 81 का साइन क्या है? प्लस है। तो 77 अपॉन में 11, 11 से ये 77 है, ये 7 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू हमारा 7 निकल के आ गया। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर लिखा जा रहा है शॉर्ट में, तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर? तो फ्रैक्शन होगा x अपॉन में y। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? 7, और डिनोमिनेटर का वैल्यू अभी हमने निकाला 9। तो 7/9 ये आपका एक फ्रैक्शन होगा जो हम लोग को फाइंड करके दिखलाना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है। अब हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को, जो होगा हमारा पार्ट 6। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को, जो हमारा 6 पार्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमें प्रॉब्लम दिया गया है, और इस प्रॉब्लम से हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्रिएट करना है, मतलब कि बनाना है, और इसके सॉल्यूशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करके दिखलाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमें क्या दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो लिखा हुआ है 5 साल बाद, हैंस मतलब होता है बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद जो जैकब की एज है, जैकब की जो उम्र है, विल बी 3 times that of his son. 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसकी बेटे की एज के 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसकी बेटे की एज के 3 गुनी हो जाएगी। 5 years ago, और 5 साल पहले, और 5 साल पहले जैकब्स एज was 7 times that of his son. और 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज के 7 गुनी थी। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज से 7 गुनी थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मतलब कि हमें दोनों का प्रेजेंट एज बताना है, वर्तमान उम्र बताना है। तो हमें यही चीज निकालना है, तो इसी को हम लोग मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
इक्वल टू में x ईयर एंड द present एज ऑफ जैकॉब्स सन इक्वल टू में y ईयर। तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं, मान रहे हैं सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स सन y ईयर। मतलब कि जो जैकॉब की उम्र है उसको हम लोग x ईयर मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो जैकॉब है उसकी उम्र कितनी है, और हम लोग जैकॉब के बेटे की उम्र को y ईयर मान रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि उसके बेटे की उम्र कितनी है। तो दोनों को हमें निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे। तो सिचुएशन बहुत ही अच्छा दिया गया है, लिखा गया है 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि 5 साल के बाद लिखते हैं सबसे पहले इसको लिखना जरूरी है, तो हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं 5 years hence, मतलब कि 5 साल बाद, 5 years hence द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि जो जैकॉब की एज है वो उसके बेटे की एज से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 साल के बाद, यहाँ पे बात की जा रही है, बात की जा रही है, तो लिखा हुआ है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब x ईयर। तो 5 साल के बाद जो जैकॉब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि जब भी बात की जाती है तो उस समय हमारा प्लस होता है, उस समय हमारा प्लस साइन होता है। और जब पहले की बात की जाती है ना, पीछे की, तो उस समय हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 5 साल के बाद जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी, जैकॉब्स एज बी x + 5, और जो जैकॉब का बेटा है उसका एज कितना हो जाएगा, जैकॉब सन एज बी y + 5। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि 5 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा। तो दोनों का एज x + 5 और y + 5 हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ ये है द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि जो जैकॉब की एज है वो 3 गुना हो जाएगा उसके बेटे से। तो ये आपका सिचुएशन है, ये आपका पहला सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन जैसा कि लिखा हुआ है कि x + 5 y + 5, जो x + 5 है, मतलब कि जो जैकॉब की आयु है, जैकॉब की जो उम्र है वो उसके बेटे से कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इसका हुआ नहीं है, तो हम लोग को इक्वल करना है इक्वेशन, तो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो x + 5 इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे और इसी को इससे भी इंटू करेंगे, तो 3y + 5 दिया 15, इसको इससे 15 ही होगा। तो x और ये जो आपका 3y है ये आपका क्या है, प्लस में इस साइड आके माइनस में, माइनस का 3y इक्वल टू में 15, और 15 यहाँ पर ही रहेगा, और इस साइड जो प्लस है, प्लस में 5, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5। तो x - 3y इक्वल टू में 10। ये आपका पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। तो हमने पहले सिचुएशन से पहले वाले इक्वेशन को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले सिचुएशन को देखेंगे। दूसरा वाला सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो लिखा हुआ है 5 years ago, मतलब कि 5 साल पहले। जब भी एगो की बात होती है तो उसका हिंदी ही पहले होता है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, सिचुएशन नहीं देखेंगे, पहले लिखेंगे 5 years ago, मतलब कि पहले। जब भी पहले की बात होती है, पीछे की बात होती है, तो उस समय हम लोग का जो साइन होता है वो माइनस का होता है। ये आपका एक सिंबल है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। तो कितना हो जाएगा, क्या लिखा गया है यहाँ पर, जैकॉब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि 5 साल पहले, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों का एज कितना हो जाएगा। तो जैकॉब का एज कितना हो जाएगा 5 साल पहले, जैकॉब्स एज
बी 5 साल पहले x माइनस 5, और जैकब का जो बेटा है उसका एज कितना हो जाएगा, जैकब्स सन एज बी y माइनस 5। यहाँ पर प्लस हुआ था और यहाँ पर बस माइनस हुआ है, बस यही हुआ है। अब हम लोग सिचुएशन को देखेंगे, सिचुएशन नंबर सेकेंड। तो दूसरा सिचुएशन आपका क्या लिखा हुआ है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब कि जो जैकब है उसकी एज 7 गुनी थी उसके बेटे से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 5 और y माइनस 5। तो क्या लिखा गया है, 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की उम्र के 7 गुनी थी। कौन था, ये जो है x प्लस 5, ये 7 गुना था, लेकिन इसका बेटा नहीं था। क्योंकि हमें इक्वेशन इक्वल करना है तो यहाँ पर हमें 7 से इंटू करना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 7y हो जाएगा, इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू करेंगे तो 7y माइनस 7 पचे 35। तो x माइनस 5 इक्वल टू में 7y और ये 35 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपका 7y है इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो x माइनस 7y, क्योंकि ये 7y जो है ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 35, और ये जो आपका माइनस का 5 है उसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30, ये आपका हो जाएगा माइनस का 30। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बनके तैयार हो गया। तो हमने दूसरे वाले इक्वेशन को भी बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। पहला इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू में 10, दूसरा इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, मतलब कि x का और y का वैल्यू को हमें निकालना है। मतलब ये है कि जैकब का एज और जैकब के बेटे की उम्र को हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x माइनस 3y इक्वल टू में 10, x का वैल्यू निकालेंगे 10 प्लस 3y, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन। इस x के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका पहला इक्वेशन या आपका दूसरा इक्वेशन। तो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इससे पहले ये लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। फिर उसके बाद x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30, x का वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 30। ये कितना हो जाएगा, 10, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 30, माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 30। और ये जो है ये आपका प्लस में है 10, तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा माइनस का 10। तो माइनस का 4y इक्वल टू में ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, दोनों साइड इक्वल होता है, तो y का वैल्यू निकलेगा 10। y का वैल्यू कितना निकलेगा, 10। 40 अपॉन में 4 कितना होता है आपका 10, तो y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के वैल्यू से x के वैल्यू को निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये जो y का वैल्यू है इसको हम लोग तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। ये वाला जो क्रिएट किया गया है इसको हम लोग पुट करेंगे। तो x इक्वल टू में 10 प्लस में 3y। तो x का वैल्यू हमें निकालना है 10 प्लस में 3 इंटू में y का वैल्यू 10। तो x का वैल्यू 10 प्लस में 30, तो x का वैल्यू 40। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया और
y का वैल्यू भी निकाल लिया है। मतलब क्या है, x का वैल्यू हमारा 40 निकला और y का वैल्यू 10 निकला। तो हमने x किसको माना था, जैकब को। जैकब की उम्र को हमने, मतलब कि उसकी जो वर्तमान एज है उसको हमने x ईयर माना था, और उसके बेटे की जो वर्तमान उम्र है उसको हमने y ईयर माना था। तो उसके बेटे की जो अभी एज हो रही है वो कितना है, 10 ईयर, और जो उसका जो पिता है मतलब कि जो जैकब है उसकी एज हो रही है 40 साल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन लास्ट में आप ऐसे लिखोगे इस तरीके से, हैंस द एज ऑफ जैकब इक्वल टू में 40 ईयर्स and the age of Jacob's son equal to में 10 years। ये आपको लिखना ही है, नीचे का लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर किसी में नहीं लिखा गया होगा तो आपको खुद अपने से लिखना होगा। इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। और जो आपका 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। और कमेंट में जो बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।